हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल वो साला खद्दर वाला का तीसरा भाग। अगला दृश्य। कितनी बार कहूँ, टॉर्चर चेयर के साथ बंधे गुल्लू ने कहा। इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता कि जिंगारा ने उस पर नज़र रखने के लिए कहा था और वही मैं कर रहा था। उसके बारे में ना सही, कृपाल के बारे में तो जानते हो, त्रिवेणी ने पूछा। गुल्लू चुप रहा। जवाब दो, त्रिवेणी गुर्राई। तुम जानते हो, ये पुलिस की हवालात नहीं बल्कि रॉ का टॉर्चर रूम है। हम फ्रॉड आदमी को न मरने देते हैं न जिंदा छोड़ते हैं। कृपाल सिंह यादव के बारे में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता कि वो एक नेता था, बल्कि स्टेट का होम मिनिस्टर बन गया था और बाबा खान के पास उसका आना जाना था। इतना तो सभी जानते हैं, त्रिवेदी ने कहा। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि तभी टॉर्चर रूम के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। त्रिवेणी अपना वाक्य अधूरा छोड़कर मुड़ी, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने करीब 30 वर्षीय फ्रेंच कट दाढ़ी वाला व्यक्ति खड़ा था। उसे देखकर त्रिवेणी के चेहरे पर हल्की सी नागवारी के भाव उभरे। रूखे सर में बोली, मैंने खुद को डिस्टर्ब न करने के निर्देश दिए थे डगलस। सॉरी मैडम, डगलस ने कहा। बात ही ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। बोलो। कृपाल सिंह यादव आपसे मिलने आए। रूपम? रूपम यहाँ? रॉ के स्थानीय ऑफिस में? वो रूपम नहीं, कोई और है मैडम। क्या? त्रिवेणी चौकी। क्या कह रहे हो तुम? यही वह कारण है जिसकी वजह से आपको डिस्टर्ब करना पड़ा, डगलस कहता चला गया। सारी दुनिया की तरह मैं भी जानता हूँ कि खुद का कृपाल सिंह कहने वाला लड़का रूपम है, परंतु यहाँ आकर खुद को कृपाल सिंह कहने वाला रूपम नहीं, कोई और है। रूपम से बिल्कुल अलग हुलिया वाला युवक। त्रिवेणी का मुकम्मल चेहरा मकड़ी के जाले में बदलता चला गया। अगला दृश्य। डगलस के साथ त्रिवेणी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसे देखकर गौरव सोफा चेयर से उठ खड़ा हुआ। त्रिवेणी के फेस पर उसे देखकर अजनबीपन के भाव थे, जबकि गौरव उसकी तरह देखकर परिचितों वाले अंदाज में मुस्कुराया। त्रिवेणी ने पूछा, कहिए, कौन है आप और क्यों मिलना चाहते मुझसे? गौरव ने डगलस की तरफ इशारा करके पूछा, इन्होंने बताया नहीं? मैंने आपसे पूछा है। त्रिवेणी शुष्क स्वर में गुर्राई। त्रिवेणी जी, गौरव ने कहा, मैं समझ सकता हूँ जो कुछ इन्होंने आपको बताया उसे सुनकर आपके दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया है, और उस उड़े हुए फ्यूज़ को आप अभी तक जोड़ नहीं पाएंगे। बात है भी फ्यूज़ उड़ने लायक। खुद मेरा फ्यूज़ भी उड़ा हुआ है, मगर क्या करूँ जो हकीकत है, कैसे झुठला दूँ उसे। एक बार फिर शरीर चेंज हो गया है मेरा। फिर से मतलब? इससे पहले आपने मुझे रूपम के शरीर में देखा था, तो जिसमें इस वक्त इस जिस्म को लोग गौरव के नाम से जानते हैं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम चाहे जब शरीर बदल सकते हो? नहीं, ये क्षमता मुझ में तो क्या, शायद दुनिया के किसी शख्स में नहीं हो सकती। और क्या कहना चाहते हो तुम? जो कहना चाहता हूँ उससे पहले यह विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि सच बोल रहा हूँ, गौरव कहता चला गया। और ये विश्वास दिलाने के लिए शायद इतना बता देना काफ़ी होगा कि मैं कृपाल के रूप में आपसे कभी नहीं मिला। हमारी पहली मुलाकात हवालात में तब हुई थी जब मैं रूपम के जिस्म में था। दूसरी मुलाकात आज ही रात तब हुई जब मैं रेवती से अपनी रिस्ट वॉच के बारे में पूछ रहा था। गुल्लू की परछाई को खिड़की पर देखकर चौंका। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि रूपम भी तुम ही थे? मैं रूपम नहीं बल्कि उसके जिस्म में कृपाल सिंह था। वही अब भी इस नए जिस्म में हूँ। पता नहीं क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो तुम। त्रिवेणी बुरी तरह उलझ गई। अगर तुम रूपम के जिस्म में थे तो इस नए जिस्म में घुसने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस जिस्म का कत्ल हो चुका है। कि क्या? त्रिवेणी उछल पड़ी। सच यही है। कब, कहाँ, किसने मार डाला रूपम को? नाम बताने से बेहतर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना समझता हूँ। कहाँ? डीएम हाउस। अगला दृश्य। बेडरूम में पहुंचते ही अनिल विश्वास निढाल सा बिस्तर पर जा गिरा। थक गए? सीमा ने पूछा। अनिल ने कहा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मैंने कहा था ना। सीमा खुश थी। हम आसानी से उससे पीछा छुड़ा सकते हैं, और देखो वही हुआ। अब लाश चाहे जब मिले, कोई स्वप्न में नहीं सोच सकता उसका कत्ल यहाँ हुआ था। अनिल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बेड की साइड दराज पर रखे इंटरकॉम की घंटी बजी। अनिल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाने के साथ कहा, यस सर। गार्ड की आवाज़। कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त? अनिल भन्ना है। कौन है? तभी दूसरी तरफ से ऐसी यांत्रिक खड़खड़ाहट उभरी जैसे किसी ने गार्ड के हाथ से रिसीवर छीना हो। अनिल अभी समझ भी नहीं पाया था कि दूसरी तरफ से शुष्क स्वर उभरा, मैं रॉ की एजेंट त्रिवेणी बनर्जी हूँ मिस्टर विश्वास। मस्तक पर पसीना भराया अनिल के। मुंह से हकलाहट से भरपूर आवाज़ निकली, इस वक्त? इसी वक्त? ऐसी क्या इमरजेंसी है? बगैर इमरजेंसी के मैं हम लोगों को भी रात के वक्त परेशान नहीं करती। आप तो मालिक है जिले के। कुछ तो पता लगे मैटर क्या है। आप हमें अंदर बुला रहे हैं या ज़बरदस्ती घुसाएं? त्रिवेणी का लहजा इतना कड़ा और शुष्क था कि अनिल के सारे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। पलक झपकते ही सारा जिस्म पसीने से चिपचिपा उठा।
हर मसामे ने मानो एक दूसरे से शर्त लगाकर पसीना उगला था। उसकी अवस्था देखकर मारे सस्पेंस की सीमा की हालत भी बेरंग हो गई। वह अपने मुंह से निकलने वाले इन शब्दों को न रोक सकी। कौन है? उसके सवाल का जवाब देने का होश ही कहाँ था अनिल को। बड़ी मुश्किल से माउथ पीस पर कह सका, रिसीवर गार्ड को दीजिए। यस सर। अगले पल गार्ड की आवाज़ उभरी, उन्हें लॉबी में बिठाओ। कहने के बाद अनिल ने इस तरह रिसीवर क्रेडल पर पटका जैसे बहुत बड़ी मुसीबत से पीछा छूटा। बुरी तरह हाफ रहा था वह। क्या बात है अनिल? सस्पेंस में डूबी सीमा ने पूछा। पूरी तरह पस्त अनिल के मुंह से निकला, हम गए। मतलब? सीमा बुरी तरह अधीर हो चुकी थी। मैंने पहले ही कहा था, कत्ल एक ऐसा जुर्म है जिसे करने वाला अस्थायी रूप से राहत की चंद सांसें भले ही ले ले, परंतु बच नहीं सकता। मारे उत्सुकता के सीमा का बुरा हाल हो गया। धैर्य के सभी बांध टूट गए। झपट कर दोनों हाथों से अनिल का गिरेबान पकड़ा और चीख पड़ी, बताते क्यों नहीं? हुआ क्या? कौन है जिसके बारे में सुनते ही तुम इतने पस्त हो गए? त्रिवेणी बनर्जी। कौन त्रिवेणी बनर्जी? रॉ की जासूस? रॉ? कहते कहते अटक गई सीमा। चेहरे पर हैरत और खौफ के भाव काबिज हुए। मुंह से निकला, क्या वही जो कृपाल के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी? हाँ। यहाँ क्यों आई है वो? क्या ये भी बताने की ज़रूरत रह गई? सीमा के कुछ कहने से पहले गार्ड, गौरव, डगलस और त्रिवेदी बेडरूम के दरवाजे पर नजर आए। अनिल का चेहरा ऐसा हो गया जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया। वहाँ पहुँचते ही गार्ड ने कहा, देखिए साहब, ये लोग ज़बरदस्ती मुझे रिवॉल्वर दिखाकर। होश सीमा के भी फाख्ता थे, मगर खुद को नियंत्रित रखकर कड़क आवाज़ में पूछने की कोशिश की, कौन है आप लोग और इस तरह घुसे चले आने का क्या मतलब है? सॉरी। कहने के साथ त्रिवेदी ने अपना रिवॉल्वर जीन्स की जेब में ठूसते हुए कहा, मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल आपका गार्ड, मैंने आपसे लॉबी में बैठने के लिए कहा था, अनिल ने हिम्मत करके कहा। त्रिवेणी गौरव से बोली, मिस्टर गौरव, इन्हें बताओ हम लोग यहाँ क्यों घुसे चले आए। इशारा मिलते ही गौरव ने धमाका किया, क्योंकि कुछ ही देर पहले यहाँ रूपम का मर्डर हुआ है। कि क्या बक रहे हो तुम? कौन हो? कौन रूपम? सीमा चीख पड़ी। जिसम रूपम का था, लेकिन असल में वह कृपाल सिंह यादव था। वह कृपाल सिंह यादव जिसने मिस्टर विश्वास को राजधानी का डीएम बनवाया। आज रात वो यहाँ तुम लोगों से मिलने आया था। ये झूठ है, बकवास है। सीमा पर लाभ सकर उठी। मिस त्रिवेणी, हम नहीं जानते कि कौन आदमी है और क्या बकवास कर रहा है। वो तो यहाँ आया तक नहीं। वो आया था, गौरव ने कहा, उसी अंदाज में बैल बजाई जिसमें कृपाल होते हुए बजाता था। तुम्हें दरवाज़ा खोलना पड़ा। अनिल पलंग के नीचे छिप गया था, मगर इस बात का इल्म उसे पहले से था। उसने तुम्हारे बाल पकड़े। अनिल को पलंग के नीचे से निकलना पड़ा। सीमा के होश उड़ चुके थे। अनिल को काटो तो खून नहीं। त्रिवेदी ने पूछा, जिस वक्त मिस्टर विश्वास ने गोली चलाई उस वक्त वे कहाँ खड़े थे और रूपम की लाश कहाँ गिरी? गौरव ने सब कुछ चश्मदीद गवाह की तरह बताना शुरू कर दिया। जिस वक्त वह बता रहा था उस वक्त त्रिवेणी की आंखें इस तरह सीमा और अनिल के फेस पर उभरने वाले एक एक भाव को रीड कर रही थी जैसे वे आंखें नहीं, बल्कि एक्सरे मशीन के लेंस हो। जैसे जैसे गौरव बताता गया वैसे वैसे सीमा और अनिल के चेहरों की ज्योति बुझती चली गई। उसके चुप होने तक दोनों के चेहरे लाश की तरह निस्तेज पड़ चुके थे। अनिल तो जैसे रो ही पड़ने वाला था। सीमा दांत भींचे गौरव के नज़दीक पहुंची। लगभग गुर्रा कर पूछा, कौन हो तुम और ये बकवास किसके इशारे पर की है तुमने? सवाल ये नहीं है, गौरव ने पहले त्रिवेणी से कहा। सवाल ये है मिसेस विश्वास की जो कुछ इसने कहा वो सच है या नहीं? स्पष्ट उत्तर दीजिए, ये सब हुआ या नहीं? हुआ। अनिल फट पड़ा। सीमा चीखी, अनिल! झूठ बोलने से अब कोई फ़ायदा नहीं सीमा। कहने के बाद अनिल त्रिवेणी की तरफ पलट कर बोला, त्रिवेणी जी, मुझे नहीं पता ये युवक कौन है और इसे यहाँ हुई इतनी बातें कैसे पता लग गई। लफ्ज़ लफ्ज़ वही बताया है इसने। यकीनन उस वक्त ये कहीं छुपा होगा। देखा, देखा त्रिवेणी जी, गौरव उत्साहित होकर क्या उठा। अब तो आपको यकीन आया कि मैं वही हूँ। अगर ना होता तो यहाँ हुई वारदात को इतने डिटेल में कैसे बता देता? अनिल ने खुद कहा, मैंने लफ्ज़ लफ्ज़ वही बताया है। क्या अब भी आपको मेरे वहाँ होने पर शक है? कौन हो? सीमा ने दांत भींच कर पूछा, कौन हो तुम? गौरव ने त्रिवेणी से आंखों ही आंखों में पूछा कि बताया या नहीं, जबकि सीमा मानो पागल हो चुकी थी। वो दोनों हाथों से गौरव का गिरेबान पकड़कर उसे झंझोड़ती हुई गुर्राई, जवाब दो, कौन हो तुम और उस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे, कहाँ छुपे थे? ये लीजिए, गौरव ने एक बार फिर त्रिवेणी से कहा। इसने भी सब कुछ कबूल कर लिया। सब कुछ कबूल करने का तो सवाल ही नहीं उठता। सीमा हिस्टीरियाई अंदाज में चीखती चली गई, भगवान ही जाने अनिल को फंसाने में तुम्हारी क्या दिलचस्पी है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी कोई मेरे अनिल को नहीं फंसा सकता। त्रिवेणी कह उठी, मिसेस विश्वास, मैं जान चुकी हूँ कि सच्चाई क्या है, और इतनी देर से मैं ये जानने की कोशिश नहीं कर रही कि यहाँ मर्डर हुआ या नहीं, बल्कि ये जानना चाहती थी कि मिस्टर गौरव ने जो कहा उसमें कितना दम है। क्या कहा इसने? ये ये कृपाल सिंह है। क्या क्या? सीमा और अनिल के मुंह से एक साथ चीखें उबल पड़ी।
गौरव के होठों पर चिर परिचित मुस्कान थिरक रही थी। मारे आश्चर्य की सीमा अनिल का बुरा हाल था। आंखें फाड़े हुए गौरव को इस तरह देख रहे थे जैसे कुतुब मीनार को अपने बेडरूम में खड़ी देख रहा हूँ। मस्तिष्क अंतरिक्ष में परवास कर रहा था। अभी भी अपने होशो आवाज़ पर काबू नहीं पा पाए थे कि त्रिवेणी ने कहा, और जितने डिटेल में मिस्टर गौरव ने रूपम के मर्डर की घटना बयान की, उसने मुझे हैरान कर दिया है। कैसे हो सकता है ऐसा? सीमा नाम के स्टैचू से आवाज़ निकली। गौरव ने कहा, जैसे एक बार पहले भी हो चुका है। मतलब? कहा तो उसी अंदाज में बैल बजा कर दिखाऊं जिसमें कृपाल के रूप में बजाया करता था, जिसमें रूपम के रूप में बजाई थी। सीमा के मुंह से आवाज़ न फूट सकी। त्रिवेदी ने कहा, मैं चाहूँगी तुम बैल बजाओ। अजीब ढंग से मुस्कुराया गौरव। बोला, आपको शायद अभी भी संदेह। जो कहा गया वो करो, त्रिवेदी ने शुष्क स्वर में कहा। गौरव के होठों पर ऐसी मुस्कान उभरी जैसी जादू सिखाने से पूर्व जादूगर के होठों पर होती है। उसी मुस्कान के साथ वह पलटा, बेडरूम से बाहर गया, और फिर कुछ देर बाद कमरे में बैल बजने की आवाज़ गूंजी। सीमा उछल पड़ी। मुंह से निकला, वही है, वही है त्रिवेणी जी। कुछ देर बाद गौरव वापस बेडरूम में आया। उसके होंठों पर थिरक रही मुस्कान सीमा के हृदय में शूल सी चुभ रही थी। शायद वह इस मुस्कान की प्रतिक्रिया थी कि अचानक सीमा पर जुनून सवार हो गया। चीख पड़ी वो, नहीं, तुम वापस जिंदा नहीं हो सकते। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था, फिर एक नए रूप में मैं तुम्हें खुद पर काबिज नहीं होने दे सकती। चीखती हुई वह एक अलमारी पर झपटी। इससे पूर्व कि कोई कुछ समझ पाता, सीमा ने वहाँ रखा रिवॉल्वर उठाया, पलटी और उसे गौरव पर तान कर गुर्र रही। मैं तुझे फिर मार डालूंगी राक्षस। नहीं मिसेस विश्वास, त्रिवेणी गौरव के आगे अड़ती हुई बोली, तुम ये बेवकूफ़ी नहीं करोगी। हट जाइए त्रिवेणी जी, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। समझने की कोशिश करो सीमा, ये बेवकूफ़ी तुम्हें फांसी करा सकती है। मैं जीना नहीं चाहती त्रिवेणी जी। जीने लायक इस राक्षस ने छोड़ा ही कहाँ है मुझे। 5 महीने से पागल कुत्तों की तरह भगोड़ रहा है मेरे जिस्म को। आप भी एक औरत हैं। औरत होने के नाते मेरी भावनाओं को समझिए। हट जाइए सामने से। मैं अब और ज़्यादा इसकी वासनामयी नज़रों का सामना नहीं कर सकती। इसे मार कर खुद भी मर जाना चाहती हूँ मैं। मेरे रहते तुम ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकती सीमा। उफ। झुंझलाकर सीमा जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई। अपने घुटनों में चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोती क्या उठी। मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? मौका अच्छा देखकर डगलस आगे बढ़ा। बहुत आहिस्ता से उसने सीमा की उंगलियों में फंसा रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले लिया। यही क्षण था जब गौरव ने कहा, यह वही रिवॉल्वर है। कौन सा? त्रिवेदी ने पूछा। जिसे मैं घर से निकलते वक्त अपनी जेब में डालकर लाया था। मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर है ये, और इसी से मेरी हत्या हुई। आपको पहले ही बता चुका हूँ, हाथापाई के दरमियान ही अनिल के हाथ लग गया था। यानी रूपम के जिसमें इसी की गोली होगी। 100%। मिस्टर विश्वास, सीमा ने कहा, अब आप हमें रूपम की डेड बॉडी बरामद कराएंगे। अगला दृश्य। ये तुम क्या कह रहे हो डगलस? मुंह से ये शब्द निकालता हुआ चिंगारा उछल पड़ा। वह तोते जैसी नाक, पतले होठ और छोटी छोटी आंखों वाला पतला दुबला शख्स था। चेहरे पर आश्चर्य के असीमित भाव लिए फ्रेंच कट दाढ़ी वाले की तरफ देखता कहता चला गया, तुम मुझे सच्चाई सुना रहे हो या तिलिस्मी किस्सा? सचमुच ये सच्चाई तिलिस्मी किस्से जैसी है चिंगारा साहब, डगलस कहता चला गया। अनिल और सीमा हमें शहर से 10 किलोमीटर दूर आबू नाले पर ले गए। रूपम की लाश उन्होंने नाले के किनारे पर डाल रखी थी, ऐसे स्थान पर जहाँ से सूरज की रोशनी होने से पहले किसी हालत में बरामद नहीं हो सकती थी। सचमुच उसके जिस्म पर ठीक वही गोली लगी है जहाँ गौरव ने बताई थी। उसके बाद अनिल और सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। ओ, हैरत की बात तो यह है चिंगारा साहब कि गौरव को रिस्ट वॉच के बारे में भी पता है, और उस ट्रक का नंबर भी जिसने बकौल उसके उसके ओरिजिनल जिस्म को कुचला। आपको याद होगा हवालात में रूपम ने भी ये दावा किया था, मगर त्रिवेणी के पूछने के बावजूद उसने नंबर बताया नहीं था। जी? गौरव ने बताया? जी नहीं। त्रिवेणी ने पूछा था? जी हाँ। क्या बोला? वही जो रूपम के रूप में कहा था, ये कि अपना इंतकाम वह खुद लेगा। तुमने अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था गुल्लू के पकड़े जाने पर त्रिवेणी उसे लेकर रॉ के स्थानीय ऑफिस में ज़रूर चली गई थी, परंतु अपना एक आदमी कृपाल सिंह पर नज़र रखने हेतु उसके बंगले पर छोड़ गई थी। ऐसी अवस्था में रूपम उस आदमी की नज़रों से बचकर अनिल और सीमा के पास कैसे पहुंच सका? यह सवाल त्रिवेणी ने गौरव से पूछा था। उसने डिटेल में जवाब दिया, जिसका संक्षेप यह है कि उसने रेवती को चाय में नींद की गोली देकर सुला दिया था। उसके बाद रिवॉल्वर लेकर एक बंगले से दूसरे बंगले के लॉन में कूदता उस बंगले के गेट से सड़क पर पहुंचा, जो इस वक्त खाली पड़ा है। शायद इसलिए उसके लोहे वाले गेट पर कोई गार्ड तैनात नहीं था। इसका मतलब वो जानता था उस पर नज़र रखी जा रही है। गौरव का कहना है उसे कंफर्म नहीं था, परंतु शक ज़रूर था, और यह तरीका उसने सतर्कता के नाते इस्तेमाल किया। उस पर नज़र रखने वाले त्रिवेणी के आदमी का बयान एक बार फिर साबित करता है कि गौरव के अंदर वही है जो कृपाल और रूपम के अंदर था। मतलब एक रोशनदान के माध्यम से उसने रूपम द्वारा रेवती को बेहोश करने वाला सारा मंजर देखा था। उसने भी अक्षरश वही बताया जो गौरव पहले ही बता चुका था।
उसका कहना है रेवती को बेहोश करने के बाद रूपम ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। उसे कुछ भी नजर आना बंद हो गया। कुछ देर बाद बाथरूम की लाइट ऑन हुई। वो समझ गया कि रूपम बाथरूम में गया है। वह उसके लौटने के इंतजार में रोशनदान पर लटका रहा, मगर रूपम कमरे में वापस नहीं लौटा। वह सोच तक नहीं सकता था कि बाथरूम के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता है। कैसे निकला, ये गौरव बता ही चुका है। जी। एम हाउस के गार्ड से बचकर उसने सीधी अनिल और सीमा के बेडरूम की बेल कैसे जा बजाई। इस संबंध में गौरव का कहना है कि वह पहली बार वहाँ नहीं गया था। कृपाल सिंह के रूप में अक्सर गार्ड को धोखा देकर जाता रहता था, अतः यह काम उसके लिए मुश्किल नहीं था। यानी गौरव के पास हर सवाल का जवाब है। तभी तो त्रिवेणी जैसी जासूस को हाथ रखने का मौका नहीं मिल रहा। गुल्लू से क्या चाहती है वो? बाबा खान और कृपाल सिंह के संबंधों के बारे में जानना। जब बेचारे को कुछ मालूम ही नहीं तो बताएगा क्या? वो उसे टॉर्चर करने का इरादा रखती है। करने दो, झिंगारा ने लापरवाही के साथ कहा। कहें तो त्रिवेणी की नज़र बचाकर एक कैप्सूल पकड़ा दूं गुल्लू को? नहीं, भूल कर भी ऐसा मत करना। कारण पूछ सकता हूँ? उस लड़की के बारे में ऊपर से जो सूचना मिली है उसके मुताबिक एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है। ऐसी कोई वारदात होती है उसका सीधा शक तुम पर जाएगा, और मैं नहीं चाहता फिलहाल तुम्हारी तरफ उसकी शक भरी नज़र उठे। मैं आपसे सहमत हूँ, सचमुच एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है वो, मगर गुल्लू का क्या होगा? तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम है त्रिवेणी के हर कदम की जानकारी मुझ तक पहुँचाना। उसी पर ध्यान केंद्रित रखो। वैसे भी गुल्लू ऐसा कुछ नहीं जानता जिसके बेस पर त्रिवेणी एक कदम भी आगे बढ़ सके। डगलस इतना ही कह सका। जी। अगला दृश्य। सुबह के 5 बजे पुलिस दल कृपाल सिंह के बंगले पर पहुंचा। वहां किसी को रूपम की गैर मौजूदगी का पता नहीं था। दल में त्रिवेणी, डगलस, गौरव, ज्वाला प्रसाद और गिरधारी लाल थे। एक जीप में उनके साथ रूपम की लाश भी थी। कृपाराम, शारदा, रश्मि और पार्वती की नींद दल के वहां पहुंचने पर ही खुल गई, मगर रेवती बेसुध पड़ी सोती रही। त्रिवेणी और शारदा ने अंदर जाकर उसे जगाया। वह उसी खास ड्रेस में थी जिसमें गौरव के बयान के मुताबिक होनी चाहिए थी। रेवती को साड़ी पहनाई गई। उसने भी अपने बयान में वही कहा जो त्रिवेणी को गौरव व अपने आदमी की जुबानी पता लग चुका था। अंत में बोली, चाय पीते ही मुझे ऐसी नींद आई कि लाख चाहने के बावजूद खुद को जगाए न रख सकी। त्रिवेणी पलंग की दराज की तरफ बढ़ी, उसे खोला। कंपोज की गोलियों का पत्थर यथास्थान रखा था। उसमें से एक गोली निकाली गई थी। त्रिवेणी ने पत्थर रेवती को दिखाते हुए कहा, यह यहाँ क्यों रखा रहता है? सोने से पहले कभी कभी ये खाते थे। तुम्हारा मतलब कृपाल सिंह से है ना? जी। ड्रेसिंग चेक किया? त्रिवेणी बाथरूम की तरफ बढ़ी। सचमुच उसका किचन लॉन में खुलने वाला दरवाज़ा अंदर से खुला था। तात्पर्य यह है कि वहाँ की स्थिति एक बार फिर साबित करती थी गौरव के अंदर वही शख्स है जो यहाँ से रिवॉल्वर लेकर अनिल और सीमा के पास पहुँचा था। उस वक्त कृपाराम, शारदा, रेवती, रश्मि और पार्वती की हालत देखने लायक थी। जब बताया गया कि जिस तरह रूपम पहले खुद को कृपाल सिंह बता रहा था, उसी तरह अब गौरव खुद को कृपाल सिंह कह रहा है। दंग रह गए वे। देखते रह गए गौरव की तरफ। बहुत देर तक किसी को अपने मुंह से आवाज़ तक निकालने की सुध-बुध ना रही। होश संभाल कर पार्वती ने कहा, इसका मतलब मेरा रूपम मुक्त हो गया? कहाँ है वो? और तब जब रूपम की लाश दिखाई गई, चीख निकल गई पार्वती और रश्मि की। रश्मि दहाड़े मार मार कर लाश से लिपट कर रोने लगी। सदमे की जाति के कारण पार्वती बेहोश हो गई। कृपाराम और शारदा भी अवाक थे। रेवती इस तरह गौरव की तरफ देखती रह गई जैसे इस गोरख धंधे को समझने की कोशिश कर रही हो। और उसकी तरफ देखता गौरव उसी अंदाज में मुस्कुरा रहा था जैसे कृपाल सिंह मुस्कुराया करता था, जैसे रात रूपम मुस्कुरा रहा था। तभी वहाँ सेठ, शांति स्वरूप, लक्ष्मी और शिप्रा पहुँच गए। गौरव को देखते ही मेरा बेटा कहती लक्ष्मी उससे लिपट गई, मगर गौरव के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं उभरा जो इस तरह माँ द्वारा लिपटाए जाने पर बेटे के चेहरे पर उभरना चाहिए था। बल्कि त्रिवेणी की तरफ देखते हुए उसने कहा, यह शांति स्वरूप, लक्ष्मी देवी और शिप्रा है। उनके बारे में गौरव त्रिवेणी को पहले ही विस्तार से बता चुका था। शांति स्वरूप हकबकाए से गौरव की तरफ देख रहे थे। शिप्रा की आंखों में आंसू थे। त्रिवेणी ने पूछा, आप यहाँ कैसे पहुँच गए? हमें मालूम था ये यहीं आया होगा, शांति स्वरूप ने कहा। त्रिवेणी ने उनका बयान लिया जो अक्षर वही था जो गौरव बता चुका था। सुनने के बाद त्रिवेणी ने मिस्टर शांति स्वरूप त्रिवेणी ने कहा, मिस्टर शांति स्वरूप, आप जितनी जल्दी ये स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा है कि जो दुर्घटना पार्वती और रश्मि के साथ हुई थी वही आपके साथ भी हो चुकी है। मगर आखिर हो क्या रहा है ये? इस सवाल का जवाब फिलहाल दुनिया में किसी के पास नहीं है। हाँ, तलाश करने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ मैं, और इस काम में आप मेरी मदद कर सकते हैं। हम क्या मदद कर सकते हैं? गौरव के बारे में कुछ बताइए। क्या करता है ये? मानसिक अवस्था कैसी है? क्या बताएं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के शेड्स और लोहे के पुल बनाने की फैक्ट्री है हमारी। पिछले 1 साल से इतना सारा काम इतनी काबिलियत के साथ संभाला हुआ है कि हमें तो रिटायर्ड जैसे ही कर दिया। क्या इससे पहले भी इसने खुद को कभी गौरव के अलावा कुछ कहा? कभी नहीं। बचपन से अब तक क्या कभी इसके सिर में कोई चोट लगी? नहीं।
जवाब लक्ष्मी ने दिया। उसके बाद त्रिवेणी ने अनेक सवाल किए। शिप्रा से उसकी गौरव की प्राइवेट लाइफ के बारे में भी पूछा, परंतु कोई खास नतीजा नहीं निकाल सकी। अगला दृश्य। नहायत ही अजीब और हैरत अंगेज बात है, बाबा खान कहता चला गया। न पहले कभी सुनी न देखी। क्या आप लोगों में से कोई इस बारे में टिप्पणी कर सकता है? लंबे चौड़े हॉल में सन्नाटा छाया रहा। बावजूद इसके कि बाबा खान के अलावा इस वक्त वहाँ 20 व्यक्ति मौजूद थे। 5 महिलाएं, 15 पुरुष। वे सब राजधानी के इलाका इंचार्ज थे। बाबा खान ने राजधानी को 20 इलाकों में बांट रखा था। हर इलाके का एक इंचार्ज था और इस वक्त उन सभी की आपातकालीन मीटिंग चल रही थी। मीटिंग पनडुब्बी के शानदार हॉल में थी। सागर के गर्भ में पनडुब्बी का सफ़र जारी था। एयर टाइट कांच की खिड़कियों के पार पानी और उसमें तैरती मछलियां नजर आ रही थीं, मगर उस तरफ देख कोई नहीं रहा था। सबकी आंखें अपने सामने मौजूद एक मंच पर चहलकदमी कर रहे बाबा खान पर स्थिर थीं और बाबा खान देख रहा था 20 कुर्सियों पर बैठे अपने 20 इलाका इंचार्ज को। जब काफ़ी प्रतीक्षा के बावजूद किसी ने कुछ नहीं कहा तो बाबा खान ठिठका। उसकी आंखें जंगारा पर स्थिर थीं। बोला, यह मामला तुम्हारे क्षेत्र का है जंगारा, क्या कहते हो? कहूँ तो तब बाबा खान जब कुछ समझ में आ रहा हूँ, जंगारा ने कुर्सी से उठते हुए सम्मानपूर्वक कहा। डगलस की रिपोर्ट मिलने के बाद तो दिमागी हवा हो गया मेरा। यही कम आश्चर्यजनक नहीं था कि कृपाल सिंह मरा और रूपम के जिस्म में पहुंच गया। उसके बाद रूपम की हत्या और गौरव के रूप में वापसी। एक शख्स बार बार कैसे अलग अलग शरीरों में पहुंच सकता है? बात इंसानी समझ से परे है। सब बकवास है बाबा खान, एक लड़की ने कहा। मेरे ख्याल से तो ये कोई षड्यंत्र है। कैसा षड्यंत्र? वो लड़का झूठ बोल रहा है। लड़का यानी गौरव? जी हाँ। तब तो रूपम भी झूठ बोल रहा होगा। बेशक, वो भी एक्टिंग कर रहा था। बहुत से सवाल उठते हैं उनमें। उनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्यों और कैसे। बाबा खान कहता चला गया। सबसे पहले तो यही बात समझ में नहीं आती कि रूपम और गौरव क्यों खुद को कृपाल सिंह साबित करेंगे। क्या फ़ायदा उन्हें? और फिर कैसे साबित किया जा सकता है ऐसा? बात जब तक रूपम तक सीमित थी तब तक हम भी तुम्हारी ही तरह सोचते थे। लगता था कि हो ना हो खुद को कृपाल सिंह साबित करने के पीछे रूपम का ज़रूर कोई मकसद होगा। मगर वही मकसद गौरव का भी हो, ये बात हलक से नीचे नहीं उतरती। हम पता लगा चुके हैं, गौरव और रूपम का आपस में कोई संबंध नहीं था। उसी तरह कृपाल सिंह का भी इन दोनों से कोई संबंध नहीं था। फिर भी ये माना जा सकता था कि इनमें से कोई एक कृपाल सिंह के बारे में इतना कुछ जानता हो कि वह उसके सगे संबंधियों के समक्ष खुद को कृपाल सिंह साबित कर सके। परंतु दोनों इतना कुछ जानते होंगे यह नामुमकिन है। इसमें शक नहीं बाबा खान की सवाल अनेक हैं और जवाब हमारे पास एक का भी नहीं है। जंगारा बोला। क्यों ना इस बारे में सीधी गौरव से ही बात की जाए। वाकई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, बाबा खान ने कहा। वह चमत्कार हो या षड्यंत्र, जो भी हो दिलचस्प होगा। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं कि अगर गौरव कृपाल है तो अभी तक हमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की उसने। हम उससे मिलना चाहते हैं, फ़ौरन बंदोबस्त करो। जो हुक्म बाबा खान। जंगारा ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। अगला दृश्य। गौरव ने पुनः बैक व्यू मिरर पर नजर डाली। अन्य ट्रैफिक के भी सफ़ेद मारुति वैन को देखकर होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। जेब से सेलुलर निकाला, एक नंबर डायल किया और ऑन वाला स्विच दबाने के बाद कान से लगा लिया। कुछ देर दूसरी तरफ जाती रिंग की आवाज़ सुनता रहा। फिर त्रिवेणी की आवाज़ में हेलो सुनते ही बोला, ये बात ठीक नहीं है त्रिवेणी जी। कौन बोल रहे हो? दूसरी तरफ से पूछा गया। आपके लिए गौरव, अपने लिए कृपाल सिंह। ओह, कौन सी बात ठीक नहीं है? एक सफ़ेद मारुति वैन मेरा पीछा कर रही है, कहे तो नंबर बताऊं। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सब कुछ आप ही कर सकती है क्योंकि यह करतूत ही आपकी है। मतलब? अब मैं जानता हूँ, जब मैं रूपम के जिस्म में था उस वक्त भी आपका एक आदमी मेरे बेडरूम में झांक रहा था। मतलब साफ है, आप मेरी एक एक एक्टिविटी को अपने नॉलेज में रखना चाहती हैं। शायद इसलिए ये वैन होशियारी से काम ले रहे हो। दूसरी तरफ से त्रिवेणी ने भी खुलकर कहा। काफ़ी जल्दी ताड़ गई कि तुम्हें फॉलो किया जा रहा है। आपका कैरेक्टर जानने के बाद होशियार तो बनना ही पड़ेगा। अपने होठों पर दिलचस्प मुस्कान चिपकाए गौरव कहता चला गया। वैसे अगर आपने कृपाल सिंह की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ज़रूर जानती होंगी कि इतना होशियार मैं बचपन से हूँ। यदि चाहूँ तो आपके इस प्यादे को ऐसा चकमा दे सकता हूँ कि पट्टा भिन्ना कर रह जाएगा। 7 जन्म नहीं जान सकेगा जिसका पीछा कर रहा था वह जिन्न की तरह कहाँ गायब हो गया। मगर मगर फिलहाल किसी पैतरे की ज़रूरत नहीं समझता। वजह खुद बता सकता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। बता दो। मेरी मंजिल होटल जन्नत है। ओह, बाबा खान के प्यादे से मिलना चाहते हो? समझ सकता हूँ, इतनी समझदार तो आप होंगी। सारी दुनिया जानती है होटल जन्नत बाबा खान की मिल्कियत है। और ये बात भी कोई दबी छुपी नहीं है कि कृपाल सिंह का बाबा खान से मिलना जुलना था। सो आप समझ सकती हैं वहाँ मैं जंगारा से मिलूंगा। दिलचस्प स्वर में पूछा गया। इतना सब बता रहे हो तो लगे तो ये भी बता दो कि जंगारा से मिलने तुम जा क्यों रहे हो? मैं ये बताने में कोई हर्ज नहीं समझता कि मुझे अपने कातिल की तलाश है। इसमें जंगारा क्या करेगा? इस किस्म की बातें आप कभी नहीं जान सकेंगी।
कहने के साथ गौरव ने संबंध काट दिया। अगला दृश्य। बाबा खान ने उसे कई बार ऊपर से नीचे तक देखा। बोला, जितना सब तुम्हारे बारे में सुना उससे लगते तो कृपाल ही हो, मगर जिसमें से कृपाल नहीं लगता। बात गौरव ने पूरी की। करेक्ट, जिसमें से कृपाल हुई कब जो लगूं। ये भी ठीक है, मगर इस मगर के आगे के शब्द मैं इतने लोगों से इतनी बार सुन चुका हूँ कि अब बोरियत होने लगी। गौरव कहता चला गया। उम्मीद है आप भी वही सवाल नहीं उठाएंगे जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं। कोई नहीं जानता ये चमत्कार कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। यह हकीकत है, मैं कृपाल हूँ। इस बात की पुष्टि आप चाहे जैसे कर सकते हैं। बैठो, बाबा खान ने कहा। गौरव एक सोफ़ा चेयर पर बैठ गया। हालांकि हम खुद तुमसे मिलना चाहते थे। इस संबंध में जंगारा से कह भी चुके थे, मगर उसके द्वारा कोई कदम उठाने से पहले तुम खुद ही यहाँ आ गए। कहो, कैसे आना हुआ। मुझे अपने कातिल की तलाश है। हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैं आपको ट्रक का नंबर बताऊंगा। आपके लिए उसके मालिक का पता लगाना चुटकियों का काम है। नंबर बताओ, एक शर्त पर। शर्त। बाबा खान की भुगती तन गई। तुम शर्त रखोगे हमारे सामने। सकपका गया गौरव। संभल कर बोला, माफ़ करें बाबा खान, वो शख्स दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो आपके सामने शर्त रख सके। और मैं तो बच्चा हूँ। आपका क्रिएशन ही आपकी हूँ। फिर तुम्हारी हिम्मत शर्त रखने की कैसे पड़ी। सॉरी बाबा खान, मैं जज्बातों में बहकर ये शब्द इस्तेमाल कर बैठा। दरअसल अपने हत्यारे को अपने ही हाथों से सज़ा देने की मेरे दिल में इतनी ज़बरदस्त तमन्ना है कि इल्तिजा की जगह शर्त सब शब्द इस्तेमाल कर गया। सुधार करते हुए कहना चाहता हूँ कि ट्रक का नंबर बताने से पहले मेरी एक इल्तिजा है। पहले नंबर बताना होगा, इल्तिजा बाद में। गौरव ने सीधा नंबर बताया, MSQ5769। गुड, अब इल्तिजा। मुझे उसके मालिक का नाम पता बता दिया जाए, उसके साथ जो करना है खुद करना चाहता हूँ। यह मौका तुम्हें ज़रूर मिलेगा। थैंक यू बाबा खान, थैंक यू वेरी मच। आपका हाथ सदा मेरे सिर पर रहा है। आपने मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद का हाथ ना रखा होता तो शायद आज भी गुंडा मवाली होता मैं। मगर अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं इस दुनिया में होता ही नहीं। गुंडे मवालियों की ज़िंदगी इतनी लंबी होती ही नहीं है। या तो पुलिस की गोली से मारे जाते हैं या गैंगवार का शिकार हो जाते हैं। हत्या, लूट, डकैती, रेप, ऐसा कौन सा जुर्म था जिसका मुझ पर मुकदमा न चल रहा हो। कुल मिलाकर 56 मुकदमे थे। और जब SP कटियार का मर्डर किया तो पुलिस मुझे एनकाउंटर में मारने का मन बना चुकी थी। कुत्ते की तरह दुम दबाए जगह जगह छुपता फिर रहा था। ऐसे समय में आपके आदमियों ने पकड़ा, आपके सामने पेश किया, और तब आपके तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के समक्ष आत्मसमर्पण की सलाह दी। बल्कि अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि आप ही के संबंधों के कारण समर्पण हो सका। ये भी आपकी ऊंची पहुंच का ही करिश्मा था कि एक हफ्ते बाद बाहर आ गया, और तब आपने मुझे गुंडे मवालियों की ज़िंदगी छोड़कर राजनीति में आने की सलाह दी। काली शर्ट, जीन्स और गले में बंधा रुमाल उतार कर आप ही ने खद्दर पहनाई मुझे। फूलवती से मिलवाया, उसकी पार्टी ज्वाइन कराई, टिकट दिलवाया और विधायक बनवा दिया। कहानी लंबी है बाबा खान, कहाँ तक कहूँ। संक्षेप में शायद इतना कहना पर्याप्त होगा कि मेरा रोम रोम आपका कर्जमंद है। क्या तुम बता सकते हो ये मेहरबानी हमने तुम ही पर क्यों की। इस बारे में एक दिन आपने मुझे बताया था। क्या। आपने कहा था, कृपाल, तुम जो एनकाउंटर के डर से चूहे की तरह बिलों में छिपते फिर रहे थे, वैसी कोशिशों से ना आज तक कोई अपराधी बच सका है, ना बचेगा। पुलिस की गोलियों से मारा जाना ही उसकी नियति बन जाती है। अगर सचमुच बचना चाहते हो तो खद्दर में छुपा लो खुद को। राजनीति एक अपराधी के लिए सबसे सुरक्षित और अंतिम पनाहगाह है। करेक्ट, बाबा खान कह उठा। यही सब कहा था हमने। और तब मैंने आपका आभार व्यक्त करने के साथ पूछा था, क्या मैं जान सकता हूँ बाबा खान, ये मेहरबानी आप मुझ पर क्यों कर रहे हैं। आपने कहा, क्योंकि तुम धूर्त हो, चालाक हो, झूठे और मक्कार हो, कभी किसी के सगे या वफादार नहीं हो सकते, बगैर हिचके बड़े से बड़ा जुर्म कर सकते हो, और बस जिस दुनिया में हम तुम्हें भेजना चाहते हैं वहाँ यही सब क्वालिफिकेशन चाहिए। संविधान को देखो देश के, चाहे जितने मुकदमे चल रहे हो तुम पर, मगर चुनाव लड़ सकते हो, प्रधानमंत्री तब बन सकते हो देश के। ज़रूरत है तो केवल इस बात की कि सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में उस जाति का बाहुल्य हो जिस जाति के तुम हो। तुम में हौसला होना चाहिए, बाजुओं में दम होनी चाहिए, और चाहिए तुम्हारी बंदूकों में बारूद। बाबा खान के होठों पर मुस्कान फैल गई। बोला, तुम्हें तो हमारा एक एक लफ्ज़ इस तरह याद है जैसे कल की बात हो। आपके लफ्ज़ों को आत्मसात करके ही मैं होम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच सका बाबा खान, और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की तरफ बढ़ रहे थे कि जाने किसने मेरा मर्डर कर दिया। बाबा खान ने बहुत देर से शांत खड़े चिंगारा से पूछा, क्या कहते हो। वही है बाबा खान, वही है। जिंगारा ऐसी नज़रों से गौरव को देख रहा था जैसे लोग मिस्र के पिरामिडों को देखते हैं। ये सब बातें इतनी डिटेल तक कृपाल सिंह के अलावा किसी और को पता होने का सवाल ही नहीं उठता। बाबा खान ने खुद पुनः गौरव से पूछा, अब क्या चाहते हो। सिर्फ ट्रक के मालिक का नाम पता। जिंगारा बता देगा। कब। जब बाबा खान चाहें, जिंगारा ने कहा। मतलब। बाबा खान के इशारे की देर है, अभी बता सकता हूँ। क्या तुम पहले से जानते हो। खुद ही तो कहा था तुमने।
ऐसे काम बाबा खान चुटकी बजाकर कर देते हैं? बताओ, मुझे बताओ जंगारा। गौरव बुरी तरह अधीर हो उठा। कौन है वो जिसने मेरा मर्डर किया? कारण क्या था मेरी हत्या के पीछे? और आपको अपना वायदा याद है ना बाबा खान? आप उसे सबक सिखाने का मौका मुझे देंगे। बाबा खान ने जंगारा से कहा। हम चलते हैं जंगारा। दुनिया के इस नवीनतम आश्चर्य से मिलने की इच्छा थी, सो पूरी हुई। हाँ, जो वादा हमने इससे किया है उसे ज़रूर पूरा करना। नाम पता बता देना इसके हत्यारे का, और उससे निपटने का मौका भी ज़रूर देना इसे। कहने के बाद वह लंबे लंबे कदमों के साथ कक्ष के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के बीच पहुंचकर अचानक ठिठका, पलटा और गौरव से कहा, कृपाल, हाँ, अब शायद तुम्हें इसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम अपने हत्यारे से बदला लेने की कोशिश मत करना, मगर इतना ज़रूर कहेंगे कि बहुत बड़ी हस्ती है वो, इतनी बड़ी कि तुम सोच भी नहीं सकते। नाम सुनकर करंट दौड़ जाएगा तुम्हारे जिस्म में। बुरी तरह हैरान गौरव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर बाबा खान हवा के झोंके की तरह गायब हो चुका था। चेहरे पर आश्चर्य के ढेर सारे भाव लिए गौरव ने चिंगारा की तरफ देखा, उस चिंगारा की तरफ जिसके लकीर से होठों पर सारे जहां का रहस्य सिमट आया था। काफ़ी लंबी खामोशी के बाद गौरव ने पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे हत्यारे को जानते हो? क्या मुझे नहीं जानना चाहिए था? चिंगारा ने उल्टा सवाल किया। मतलब? तुम हमारे आदमी थे, हमारे लिए काम कर रहे थे। तुम्हें कोई मार डाले और हम उसका पता ना चले, क्या तुम्हारे ख्याल से ऐसा हो सकता था? नहीं, वाकई नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा गैंग के लिए काम करने वाले किसी शख्स को कोई मार डाले और गैंग के लोगों को कातिल का पता ना हो। ये बात पहले ही मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए थी, लेकिन गैंग अपने आदमी का कत्ल करने वाले को ज़िंदा नहीं छोड़ता। तो मेरा कातिल अभी तक कैसे ज़िंदा हो सकता है? क्योंकि उसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ऐसा कौन है जिसे बाबा गैंग के लिए ख़त्म करना मुश्किल है? मेरे ख्याल से तो बाबा गैंग जब जहाँ जिसे चाहे मौत की नींद सुला सकता है। तुम्हारा ख्याल गलत है। मतलब? वो ऐसी हस्ती है जिस पर हाथ डालने से पहले बाबा गैंग को भी एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा। तुम समझ सकते हो जिसे बाबा खान ने खुद बड़ी हस्ती कहा वह क्या चीज़ होगी। बस इतना कहूँगा, उस पर हाथ डालने की कोशिश मत करना। गौरव के चेहरे पर सारी दुनिया का आश्चर्य सिमट आया। बोला, तुमने तो हमारे सस्पेंस के बुरा हाल कर दिया मेरा। जल्दी बताओ कौन है वो। आओ मेरे साथ। कहने के बाद चिंगारा दरवाजे की तरफ गया। अगला दृश्य। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जाना? कहाँ? जहाँ जाना चाहते थे। यानी जो शख्स तुम्हारा हत्यारा है उसका अगर सिर्फ नाम बताया तो यकीन नहीं कर सकोगे, इसलिए मैंने सबूत के साथ नाम बताने का फैसला किया। तुमने तो ऐसा खाका खींच दिया मेरे हत्यारे का कि उसका नाम जानना तो पहले भी चाहता था, परंतु इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी नहीं थी। लाख दिमाग घुमाने के बावजूद नहीं सोच पा रहा वह शख्स कौन होगा, जैसे बाबा खान जैसी हस्ती ना हस्ती का, और जिस पर बाबा गैंग भी हाथ डालने से डरता है। गौरव का जवाब सुनने के बीच जिंगारा ने न केवल डैशबोर्ड पर रखा मोबाइल फ़ोन उठा लिया था, बल्कि एक नंबर डायल करने के बाद कहा, किशोर, एक सफ़ेद मारुति वैन मुझे फॉलो कर रही है। उसमें त्रिवेणी का एक गुर्गा है। दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी, मैं खुद इस संबंध में आपको फ़ोन करने वाला था सर। अगली रेड लाइट के बाद वो मेरे पीछे नहीं होनी चाहिए। कहने के बाद उसने जवाब का इंतज़ार किए बगैर कनेक्शन ऑफ कर दिया। उसकी बात सुनकर गौरव ने ऐसी एक्टिंग की जैसे किसी के द्वारा फॉलो करने की बात सुनकर चौंका हो। गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखते हुए उसने कहा, कमाल है, तुमने कब मार किया कि सफ़ेद वैन वो मेरी नहीं, तुम्हारा पीछा कर रही है? मेरा? होटल के पार्किंग तक तुम्हारी गाड़ी के पीछे आई थी। मेरी गाड़ी के पीछे? हद हो गई, मुझे तो पता ही नहीं लगा। ऐसी बातें करोगे तो मुझे शक हो जाएगा तुम कृपाल नहीं हो। मतलब? गौरव बौखला है। कृपाल इतना लापरवाह नहीं था कि कोई उसे फॉलो करे वो ताड़ ना सके। गौरव अब कैसे बता सकता था कि उसे सब पता था। अतः सफाई देने की गर्ज से बोला, शायद ये गलती मुझसे इसलिए हो गई क्योंकि मैं सोच तक नहीं सकता था कि कोई मेरा पीछा कर सकता है, जबकि सोचना चाहिए था। उस हालत में ज़रूर सोच उस हालत में तो ज़रूरी, जब तुम जान चुके थे त्रिवेणी ने अपना एक आदमी उस वक्त भी पीछे लगा रखा था जब तुम रूपम के रूप में बेडरूम में अपनी बीवी को नंगी नचा रहे थे। गौरव के पास ये कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। वाकई चूक हो गई, हो जाती है, आदमी तो हो। कहने के साथ चिंगारा रेड लाइट पर रुका। गौरव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वातावरण में धाड़ की जोरदार आवाज़ गूंजी। सड़क पर मौजूद अन्य लोगों के साथ गौरव ने भी चौंक कर पीछे की तरफ देखा। एक सुमो ने सफ़ेद मारुति वैन में पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी थी कि मारुति का पिछला पूरा हिस्सा पिचक गया। देखने तो सभी उस तरफ लगे थे, कुछ लपके भी। गौरव ने देखा सुमो के चारों दरवाजे खुले, 4-5 लड़के बाहर कूदे। वे गुस्से में नजर आ रहे थे, और इससे पूर्व कि कोई कुछ समझ पाता लड़कों ने वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति को सड़क पर खींच लिया। व्यक्ति चीखता रहा, चिल्लाता रहा, और लड़के उस पर घूंसे ठोकरे बरसाते रहे। कई लोग उनका बीच बचाव करने की कोशिश करने में लगे हुए थे। लाइट ग्रीन हुई। जिंगारा ने इस तरह सफारी आगे बढ़ा दी जैसे पीछे चल रहे झगड़े से उसका कोई सरोकार न हो। अगला दृश्य।
अरे, नंबर पड़ते ही गौरव उछल पड़ा। ये तो वही ट्रक है। वही है ना। जिंगारा के ऑटो पर मुस्कान थी। 100% वही। उस गैरेज में पहुंचते ही गौरव पगला सा गया, जिसमें उसे अन्य कई ट्रकों के बीच एक ट्रक खड़ा नजर आया। ट्रक के अगले दाएं पहिए के नज़दीक पहुंचकर कहा, इस पहिए ने इसने कुचला था मुझे। इस पर तो खून का एक भी कतरा नहीं है। ज़रूर उसको धोया होगा या टायर ही बदल दिया होगा। कहने के साथ उत्तेजित गौरव गैरेज मालिक की तरफ घूमा। पागलों की तरह उसे झंझोड़ता हुआ चीखा, बोल हरामजादे, बता कौन है इस ट्रक का मालिक। गैरेज में काम करने वाले गुंडे से नज़र आने वाले लड़के गौरव की तरफ बढ़ना ही चाहते थे कि मालिक ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। चिंगारा की तरफ देखा। भाव ऐसे थे जैसे पूछ रहा हो बताया या नहीं। जिंगारा ने कहा, कागज़ दिखा इसके। गैरेज मालिक ने तुरंत अपने कोट की जेब में हाथ डालकर कागज़ निकाले। गौरव ने झपट कर उन्हें छीन लिया। बड़ी व्यग्रता के साथ वह कागज़ों को देखता चला गया और फिर चेहरे पर आश्चर्य उभरा। आंखें हैरत से फट पड़ी। सचमुच उसके संपूर्ण जिस्म में मानो करंट प्रवाहित हो रहा था। फेस पर सारे संसार की हैरानियां लिए सिर उठाकर चिंगारा की तरफ देखा। उस चिंगारा की तरफ जिसके बारीक होठों पर बेहद बेहद दिलचस्प मुस्कान थी। आवाज़ मानो गौरव के हलक से नहीं अंधकूप से निकली। ये तो बाबा खान के नाम है। तभी तो कहा था अपने हत्यारे का नाम सुनकर तुम रोमांचित हो उठोगे। हैरत की ज़्यादती के कारण मानो आवाज़ तक नहीं निकल सकी गौरव के मुंह से। जिंगारा ने कहा, अब बोलो, क्या बाबा गैंग बाबा खान को ख़त्म कर सकता है। गौरव फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा। बेवकूफ़ हो तुम। जिंगारा ने पुनः कहा, उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब बाबा खान जैसी हस्ती ने तुम्हारे कातिल को हस्ती कहा। भला उनके लिए उन्हीं के अलावा और कौन हस्ती हो सकता है। मगर क्यों। गौरव हिस्टीरियाई अंदाज में चीख पड़ा, बाबा खान ने मेरी हत्या क्यों कराई। ऐसा क्या किया था मैंने। किया नहीं मगर करने वाले थे। कर इसलिए नहीं सके क्योंकि उससे पहले ही भनक बाबा खान को लग गई और उनके इशारे पर हमने तुम्हें ख़त्म कर दिया। क्या करने वाला था मैं। अगर नहीं बता सके तो जाहिर है तुम कृपाल नहीं हो। अगर हो तो अपने उस वक्त के इरादों को ज़रूर जानते होगे। बहरहाल, बाबा गैंग को नेस्तनाबूद करने के मंसूबे बनाए थे तुमने। और मानो तीव्र झटका लगा गौरव के दिमाग को। जिंगारा की तरफ इस तरह देखता रह गया जैसे वह अजूबा मुंह से निकला। तो तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने। हाँ हाँ बोलो। जिंगारा ने सफलतामयी मुस्कान का रुक क्यों गए। बाबा गैंग के खिलाफ क्या करने के मंसूबे बनाए थे तुमने। कितनी ऊंची उड़ान भरने लगे थे। बाबा खान चाहते थे कि होम मिनिस्टर के नाते में प्रदेश भर की पुलिस में उनके आदमी भर दूं। उनके तुम जैसे सिपा सालारों को एडीएम और डीएम बना दूं। मुकम्मल प्रशासन और पुलिस में ही नहीं बल्कि अदालतों के जज भी बाबा खान के ही आदमी हो। एक तरह से उनका प्लान प्रदेश में अपनी सरकार कायम करने का था। गुड। अब मुझे यकीन हो गया तुम कृपाल हो। मगर मैं तो तैयार था। तैयार नहीं थे तुम। जिंगारा गर्जा। तैयार होते तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती मर्डर की। इसलिए तो पाल पोस कर बाबा खान ने इतना बड़ा किया था तुम्हें। एक थर्ड क्लास गुंडे मवाली को गंदी कीचड़ से उठाकर होम मिनिस्टर की कुर्सी पर यही सोचकर बिठाया था उन्होंने कि एक दिन प्रदेश के चप्पे चप्पे पर उनकी हुकूमत होगी। मगर तुम वाकई एक नंबर के धूर्त, झूठे, चालाक और मक्कार हो। कभी किसी के वफादार नहीं हो सकते। हालांकि बाबा खान ने तुम में यही सारे गुण देखकर राजनीति में उतारा था, परंतु उस वक्त वे नहीं जानते थे कि एक दिन भस्मासुर बनकर तुम ही शिव को खत्म करने की सोचोगे। तुमने मंसूबे ये बनाए थे कि एक बार बाबा खान की मदद से चीफ मिनिस्टर बन जाओ, उसके बाद सीट पर बैठते ही तुम्हें बाबा गैंग को नेस्तो नाबूद कर देना था। ये बात जो सिर्फ मेरे जहन में थी, बाबा खान को कैसे पता लग गई। मारे आश्चर्य के गौरव का बुरा हाल था। क्या बाबा खान किसी के जहन में भी झांक सकते हैं। हाँ हरामजादे हाँ। जिंगारा गुर्रा है। जहन में भी झांक सकते हैं बाबा खान। इतना बड़ा साम्राज्य ऐसे स्थापित नहीं कर लिया उन्होंने। और तू सचमुच का पॉलिटिशियन निकला तू तो। पॉलिटिशियन कहते ही उसे हैं जो सबसे पहले उसी सीढ़ी को काट कर फेंके जिस पर चढ़कर ऊपर पहुंचा। तूने सोचा था होम मिनिस्टर बनने के बाद बाबा खान या बाबा गैंग की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, बल्कि सरदर्दी बने रहेंगे तेरे लिए। सो तूने एक तीर से दो शिकार करने की ठानी। सोचा कुर्सी पर बैठते ही जब तू प्रदेश से बाबा गैंग का सफाया करेगा तो पूरे देश में जय जयकार हो जाएगी तेरी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक बधाइयाँ देंगे। जनता फूल मालाओं से लाद देगी। बोल बोल कुत्ते, यही सब सोचा था ना तूने। हाँ हाँ यही सब सोचा था मैंने। अचानक गौरव ज्वालामुखी की मान फट पड़ा। और ये सब इसलिए सोचा था कि भले ही मैं चाहे जितना बड़ा गुंडा मवाली डाकू और हत्यारा सही, मगर इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि देश के एक हिस्से को बेच डालूं। बाबा खान के इरादे सुनकर, उसके मंसूबे जानकर रोंगटे खड़े हो गए मेरे। उस क्षण मैंने पाया कृपाल कुछ भी सही, उसकी आत्मा देश के टुकड़ों को बेचने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने उसी क्षण अपनी आत्मा की आवाज़ पर फैसला किया, चाहे जो हो जाए।
प्रदेश को बाबा गैंग के हाथों नहीं बेचूंगा। वैसा कुछ नहीं होने दूंगा जैसा बाबा खान चाहता है। जंगारा के होठों पर एक बार फिर मुस्कान उभरी। और बदले में तुझे अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बावजूद तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ। मतलब, हालांकि आज से पहले मैं नहीं जानता था मेरी हत्या किसने और क्यों की, मगर आज जब यह जाना है तो पहली बार भगवान में आस्था जागी है मेरी। विश्वास हुआ है कि ईश्वर नाम की कोई ना कोई ऐसी सत्ता ज़रूर है जो हम सबसे ऊपर है। और जिंगारा चमत्कार देख उसका, जिस कृपाल ने हमेशा लूट खसोट हत्या और जुर्म की, पहली बार किसी के मंसूबे सुनकर उसके दिल में देश प्रेम जागा। फैसला किया कि कुछ भी सही, ऐसा नहीं होने देना चाहिए मुझे। और तभी तुमने मेरी हत्या कर दी, मगर देख, मैं दूसरे बल्कि तीसरे शरीर में तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ। उसी का प्रताप है ये। मेरी अच्छी भावना का फल दिया है भगवान ने मुझे। ओह, शैतान के अंदर अचानक साधु नजर आने लगा। किसी और की समझ में ये बात आए ना आए, मगर मेरी समझ में आज आ चुकी है। जंगारा की बार बार मरने के बावजूद मैं खुद को नए जिस्म में ज़िंदा क्यों पाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि भगवान बार बार एक नेक काम करने के लिए मुझे जीवन दान दे रहा है। और वो काम है बाबा खान का खात्मा, प्रदेश से बाबा गैंग के आतंक का सफाया। ओह, चिंगारा हंसा। और अब तू ये नेक काम करेगा? मैं सोच तक नहीं सकता था कि मेरा कत्ल मेरे इरादे की भनक बाबा खान को लग जाने के कारण हुआ। इसलिए इस शरीर में पहुंचने के बाद भी उस इरादे को जाहिर नहीं कर रहा था मैं। लेकिन अब जब सारे पत्ते खुल ही चुके हैं, जान ही चुका हूँ कि बाबा खान सब कुछ जानता है और इसलिए उसने मेरी हत्या कराई, तो सुन, सुन जिंगारा। कहने के साथ दांत भिज गए गौरव के। जिंगारा की आंखों में आंखें डालकर कहता चला गया, बाबा गैंग के पसीने छूटते होंगे बाबा खान पर हाथ डालने के नाम पर। मेरे दिलो दिमाग में कोई हलचल नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि अपने कातिल को नेस्तो नाबूद करके रहूँगा, और फिर कहता हूँ, यह जानने के बावजूद कहता हूँ कि वह बाबा खान है। और बाबा खान को मैं सिर्फ इसलिए मटिया मेट नहीं करूँगा कि वो मेरा कातिल है, बल्कि इसलिए भी मिट्टी में मिला दूंगा क्योंकि जब तक वह जिंदा है तब तक अपने नापाक मंसूबों को परवान चढ़ाने के ख्वाब देखता रहेगा। मैं जानता हूँ, एक कृपाल की आत्मा जागने पर वह चुप बैठने वाला नहीं। वो दूसरा, तीसरा, चौथा और हज़ारवां कृपाल भी पैदा करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं बाबा खान को ही ख़त्म कर दोगे? व्यंग्यात्मक स्वर में बात जंगारा ने पूरी की। इस बार गौरव कुछ बोल नहीं सका। बुरी तरह उत्तेजित अवस्था में हाफता हुआ जंगारा को घूरता रहा वह। चेहरा इस कदर तमतमा गया था जैसे जिस्म का सारा खून उसी पर सिमट आया। इतना तो समझते ही होगे कि बाबा खान तक पहुंचने से पहले तुम्हें बाबा गैंग के एक एक प्यादे से उलझना होगा। कबड्डी खेलनी होगी मुझ जैसे अहदेदारों के साथ। मैं तैयार हूँ। तो देर किस बात की है? जंगारा का अंदाज ऐसा था जैसे बड़ा आदमी बच्चे से खिलवाड़ कर रहा हो। बाबा खान के बिहाफ पर तुम्हारी हत्या का हुक्म देने वाला मैं था, और मेरे हुक्म को अंजाम देने वाला था ये। जंगारा ने गैरेज मालिक की तरफ उंगली उठाई। बशीर है इसका नाम, और यही चला रहा था इस ट्रक को। माँ का दूध पिया है तो शुरू कर अपना काम, मार डाल इसे। बहरहाल इसी ने तुझे कुचला था। भभकते गौरव ने बशीर को घूरा। कसरती जिस्म वाले बशीर के होठों पर मुस्कान थी, ऐसी कि गौरव का तन बदन सुलग उठा। जबड़े कस गए, मुट्ठियाँ भिज गई। साफ नजर आ रहा था कि खुद को उस पर झपट पड़ने से रोकने के लिए उसे ज़बरदस्त संघर्ष करना पड़ रहा है। करेले पर नीम चढ़ा ये कि बशीर अपने हाव भाव से उसे खुद पर हमला करने के लिए उकसा रहा था। गौरव तेज कदमों के साथ गैरेज के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जिंगारा कूद कर उसके सामने आता बोला, हाँ हाँ हाँ, कहाँ चले हुजूर? ज़रूरी नहीं मैं वही करूं जो तुम चाहते हो। गौरव गुर्राया। मतलब, बशीर हो या तुम, छोड़ूंगा किसी को नहीं, मगर मगर कब कहाँ क्या करना है ये फैसला मेरा अपना होगा। यानी फ़िलहाल तुम दबा कर भाग रहे हो। मैं तुम्हारी सड़ी हुई सोच में दखल नहीं दे सकता, और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। क्यों? अपने बाबा खान के हुक्म अनुसार मौका नहीं दोगे मुझे? उन्होंने मौका देने का हुक्म दिया था, तुम्हें अपने चंगुल से निकल जाने देने का नहीं। मतलब, साफ है, तुम जा सकते हो, मगर यहाँ मौजूद लोगों की लाशें बिछाने के बाद। हमारी दुनिया का तो दस्तूर ही ये है। और फिर यहाँ आने से पहले तो बड़े फड़फड़ा रहे थे अपने हत्यारों के दर्शन करने के लिए। लग रहा था देखते ही सूली पर चढ़ा दोगे, मगर अब जब हत्यारे सामने, खुद तैयार है मरने के लिए, तो कन्नी काट कर निकलने की फिराक में हो कि ऐसी ही बहादुरी के बेस पर बाबा गैंग को नेस्तनाबूद करने का ऐलान किया तुमने? तुम मेरे सामने से हट रहे हो या नहीं? गौरव के मुंह से घुर्राहट निकली। अवरोध हटते नहीं, हटाए जाते हैं। और बिजली किसी गति से चला गौरव का हाथ। उसका घूसा वज्र की तरह जंगारा के जबड़े से टकराए। एक चीख के साथ हवा में उछल कर जंगारा दूर जा गिरा। शायद उसने स्वप्न तक में नहीं सोचा था कि गौरव इतने आदमियों से घिरा होने के बावजूद हमला कर देगा। एक पल के लिए तो बशीर भी हकबका गया। वही पल था जब गौरव के बूट की ठोकर उसके पेट में पड़ी। वह उसी ट्रक से उछलता उलझता हुआ जमीन पर गिरा जिससे कृपाल सिंह को कुचला गया था। फिर चारों तरफ से गौरव पर झपटने वाले थे कि बशीर रबर के बबुए की तरह अपने स्थान से उछल कर खड़ा होता हुआ चीखा, ठहरो! सब जहाँ के तहाँ ठिठक गए।
बशीर आंखों से गौरव पर आग बरसाता गुर्राया। इस टिड्डे के लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। अब हुई कुछ बात। चिंगारा उछलकर एक टूटी फूटी कार के बोनट पर बैठ गया। गौरव की आंखें बशीर पर स्थिर थी। अब वह उसके किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार नजर आ रहा था। उसकी तरफ खूंखार अंदाज में बढ़ते बशीर ने कहा, यह भी खूब रही चिंगारा साहब। बहुत कत्ले किए हैं बशीर ने, मगर एक ही आदमी को दूसरी बार कत्ल करने का मौका पहली बार। शब्द अधूरे रह गए। कारण था गौरव का गोरिल्ले की तरह उस पर झपट पड़ना। और इस बार बशीर असावधान नहीं था, सो बड़ी तेज़ी के साथ अपने स्थान से हटा। गौरव लड़खड़ाकर ज़मीन पर जा गिरा। बशीर झपट कर उसे दबोचने ही वाला था कि धाए धाए। वातावरण दो गोलियां चलने की आवाज़ से दहल उठा। चौंक कर सभी ने फायरिंग की आवाज़ की दिशा में देखा। त्रिवेणी उसी टूटी फूटी कार की बैग से प्रकट हुई जिसके बोनट पर जिंगारा बैठा था। उसके हाथ में मौजूद धुआं उगलते रिवॉल्वर का रुख जिंगारा की कनपट्टी की तरफ था और मुंह से निकल रहे थे जिस्मों में सुरसुरी पैदा कर देने वाले लफ्ज़। इस जगह को चारों तरफ से पुलिस फोर्स घेर चुकी है। जिसने भागने की कोशिश की उसकी आत्मा सीधी ऊपर की तरफ भागेगी। स्थिति में आए इस अचानक बदलाव से जिंगारा सही सभी हकबका गए। सचमुच गैरेज के चारों तरफ सहसा पुलिस के जवान नजर आ रहे थे। और सबसे पहले मरोगे तुम, कहने के साथ त्रिवेणी ने रिवॉल्वर की नाल जिंगारा की कनपटी से सटा दी। गौरव लपक कर त्रिवेणी के पीछे पहुंच गया था। बशीर और उसके साथी कसमसाकर रह गए, जबकि जिंगारा का चेहरा बुरी तरह तमतमा रहा था। त्रिवेणी ने अपने होठों पर मुस्कान बिखेरने के साथ कहा, मैं तुम्हें कृपाल सिंह यादव की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। बहरहाल अपना गुनाह तुमने खुद कबूल किया है। जिंगारा दांत बीच का गुर्राया। एक बात कहूँ लड़की? तो कहो। नई आई हो राजधानी में, केंद्र से भेजी गई हो। शायद इसलिए नहीं जानती कि यहाँ बाबा खान के आदमी को गिरफ्तार करने का अंजाम क्या होता है। वाकई नहीं जानती? तुम बता दो। बलात्कारी हुई बलात्कार हुई, तुम्हारी लाश किसी सड़क पर पड़ी। और सेंटेंस पूरा नहीं होने दिया त्रिवेदी ने। घुमाकर रिवॉल्वर के दस्ते का भरपूर वार उसके जबड़े पर किया और चूका तो चिंगारा भी नहीं। दर्द से बिलबिलाने के बावजूद उसने त्रिवेणी की रिवॉल्वर वाली कलाई पकड़कर उमीड़ दी। उसी क्षण पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुकाबला करो, चीखने के साथ बशीर ने एक ट्रक के पीछे जंप लगा दी। पुलिस फायरिंग के कारण दो तीन गुंडे तत्काल मारे गए। कुछ जख्मी हुए, मगर बाकी ने खुद को वाहनों की आड़ में करके फायरिंग शुरू कर दी। अब दोनों तरफ से बाकायदा मोर्चाबंदी किए फायरिंग शुरू हो गई। इधर त्रिवेणी को संकट में देखकर गौरव ने चिंगारा पर जंप लगाई, मगर चिंगारा ने त्रिवेणी को ही उसकी तरफ ढकेल दिया। एक दूसरे से उलझे त्रिवेणी और गौरव मरम्मत के लिए आई दो कारों के बीच गिरे। इस बीच चिंगारा एक ट्रक के पीछे जंप लगाकर आंखों से ओझल हो चुका था। एक साथ दोनों ने उसकी दिशा में लपकने के लिए उठना चाहा, परंतु दोनों तरफ से फायरिंग इस कदर चल रही थी कि ऐसा संभव ना हो सका। एक और रिवॉल्वर है? गौरव ने पूछा। थाए, त्रिवेदी ने एक गुंडा लुढ़काया। गौरव से पूछा, क्या करोगे? देख नहीं रही, इस वक्त ज़रूरत है। रिवॉल्वर या तो पुलिस वालों के हाथों में अच्छा लगता है या गुंडों के। एक और फायर करती त्रिवेदी ने कहा, तुम एक शरीफ बच्चे हो, सन ऑफ शांति स्वरूप भटनागर। मैं कृपाल हूँ। रिवॉल्वर हो तो मुझे दो, वो निकल जाएगा। खोपड़ी आड़ में रखो वरना तरबूज की तरफ हट जाएगी। त्रिवेदी ने उसका कॉलर पकड़कर सिर ज़मीन पर धंसाते हुए कहा, यहाँ पटाखे नहीं गोलियाँ चल रही हैं। इस तरह करीब 15 मिनट तक दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलियाँ चलती रहीं। उसके बाद अचानक गुंडों की तरफ से फायरिंग बंद हो गई। 5 मिनट पुलिस ने इंतज़ार किया, फिर एक एक करके बैग से निकल कर सामने आने शुरू हो गए। जब तब भी किसी तरफ से गोली नहीं चली तो त्रिवेदी और गौरव सही सभी छुपे स्थानों से बाहर आ गए। पुलिस दल का नेतृत्व एसएसपी पांडे कर रहा था। अब गैरेज पर पूरी तरह पुलिस का कब्जा था। तीनों गुंडों की लाशें पाई गई। 5 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। बाकी गधे के सींगों की तरह गायब थे, चिंगारा और बशीर भी। त्रिवेणी के दिमाग में यह सवाल था कि गैरेज चारों तरफ से घिरा होने के बावजूद चिंगारा, बशीर और उनके बाकी साथी कहाँ गायब हो गए। सो उसने खोज खबर लेनी शुरू की। जल्दी उसे वाहनों के पुराने स्पेयर पार्ट से भरी वह कोठरी मिल गई जो दरअसल एक नाले के ऊपर बनी हुई थी। कोठरी के बीचों बीच एक मेन होल था। त्रिवेणी समझ गई कि चोर रास्ते के कारण वे उनकी पकड़ से दूर निकल चुके हैं। अगला दृश्य। गौरव ने पूछा, तुम वहाँ पहुँच कैसे गई, वो भी इतनी फोर्स के साथ? ना पहुँचती तो एक बार फिर तुम्हारी राम नाम सत्य हो चुकी होती। त्रिवेणी मुस्कुराई। गौरव ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं फिर किसी नए शरीर में सामने होता। हर बार गुड़ मीठा नहीं होता बच्चों। मतलब मुमकिन है इस बार भगवान तुम्हारी आत्मा को एक्सेप्ट कर लेता। बात तो ठीक है, गौरव हंसा। कौन कह सकता है क्या होता। इसलिए कह रही हूँ खुद को इस उखाड़ पछाड़ से दूर रखो और अपने कातलों को खुला घूमने दो। उन्हें मैं देख लूँगी। तुम्हारी पूरी संस्था मिलकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और तुम अकेले ख़त्म कर सकते हो। यकीनन। कैसे? क्योंकि मैं उनकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ हूँ। जैसे? मतलब मुझे बताओ कृपाल, उनकी कौन सी कमज़ोरियों से वाकिफ़ हो तुम? झटका सा लगा गौरव को। कुछ कहता कहता रुक गया, फिर चेंज करके बोला, ओह
अब मैं समझा तुम मुझे भावुक और उत्तेजित करके वो उगलवाना चाहती हो जो गुल्लू से नहीं उगलवा सकी। मेरे और बाबा खान के संबंधों की गहराई जानना चाहती हो तुम। और कुछ देर के लिए मैं सचमुच जाल में फंस गया था। वाकई चालाक हो तुम, बेहद चालाक। उतनी ही जितनी रॉ की जासूस होनी चाहिए। शरारती मुस्कान के साथ गौरव ने विषय चेंज किया। तुमने बताया नहीं, इतनी फोर्स के साथ बशीर के गैरेज पे कैसे पहुंच गई? यही जानने के लिए मरे जा रहे हो तो सुनो। त्रिवेदी ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे गौरव को चमत्कृत करने का फैसला कर लिया। मैं तो उस वक्त भी तुम्हारी गाड़ी में थी जब तुम होटल जन्नत की तरफ जा रहे थे। उछल पड़ा गौरव। मुंह से निकला, मेरी गाड़ी में? और फ़ोन पर बात भी की तुमसे। मैंने तुम्हारा मोबाइल मिलाया था तभी तो। मगर तुम थी कहाँ? डिक्की में? ओह! कहकर कुछ देर के लिए चुप रह गया गौरव। बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि कई पल तक कहने के लिए कुछ सूझा नहीं। त्रिवेणी की तरफ इस तरह देखता रह गया जैसे अचानक उसके सिर पर सींग नजर आने लगे। त्रिवेणी उसकी हालत का मज़ा ले रही थी और फिर गौरव ने खुद को नियंत्रित करके पूछा, अगर तुम डिक्की में छुपकर मुझे फॉलो कर रही थी तो सफ़ेद मारुति को पीछे लगाने की क्या ज़रूरत थी? तुम समझ चुके थे मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहती। और ये बात मैं भी समझ चुकी थी कि किसी भी प्राइवेट जगह जाते वक्त तुम ये ताड़ने की कोशिश ज़रूर करोगे कि तुम पर किस रोज़ से नज़र रखी जा रही है। सफ़ेद मारुति के साथ मैंने अपना आदमी तुम्हारे पीछे लगा ही इसलिए था ताकि जब खुद को फॉलो करने वाले को वॉच करो तो वह तुम्हारी नज़र में आ जाए। यानी उसे मेरी नज़र में लाने के लिए पीछे लगाया गया। बेशक। फ़ायदा? सोचा था तुम किसी भी पैतरे से उससे पीछा छुड़ाकर दिल में यह खुशफहमी लिए अपनी मंजिल पर पहुंचोगे कि त्रिवेदी के आदमी को चकमा दे चुके हो। जबकि असल में मैं तुम्हारे साथ होंगी। वैन को पीछे न लगाती तो अपनी डिग्गी तक चेक कर सकते थे तुम। जो मैंने सोचा था उसमें परिवर्तन सिर्फ ये हुआ कि तुमने वैन से पीछा छुड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर भी वह तुम्हारी जानकारी में और मैं गैर जानकारी में साथ थी। होटल जन्नत पहुंचने के बाद तुम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अंदर चले गए। लॉबी तक मैं भी गई, मगर उसके बाद तुम जिस दिशा में गए उधर खुद को छुपाए रखकर मेरे लिए जाना नामुमकिन था। तुम जानते हो, अजनबी के लिए निषिद्ध क्षेत्र है वह। केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिन्हें बाबा गैंग चाहे। सो मैं पार्किंग में लौट आई, तुम्हारी डिक्की में आराम फरमाया। करीब 1 घंटे बाद तुम जिंगारा के साथ पार्किंग में पहुंचे, उसके साथ उसकी सफारी में बैठे। मैं समझ गई इससे आगे का सफ़र तुम अपनी गाड़ी से करने वाले नहीं हो। उस क्षण लगा तुम मेरे हाथ से निकले जा रहे हो। वैन की ड्राइविंग सीट पर मौजूद अपने आदमी को इशारा किया। उसने वैन सफारी के पीछे लगा दी। तभी मैंने 4-5 लड़कों को देखा। वे एक सूमो के नज़दीक खड़े थे। उनमें से एक ने बाकियों से कहा, वैन जिंगारा साहब के पीछे गई है। एक अन्य बोला, चलो। और वे एक साथ सूमो की तरफ लपके। मेरे लिए गोल्डन चांस था जिसका भरपूर लाभ उठाया। सूमो के स्टार्ट होकर आगे बढ़ने से पहले मैं डिक्की से निकलकर रेंगती हुई सूमो के नीचे पहुंच चुकी थी और आगे का सफ़र उसके हौज पाइप से लिपट कर किया। उसके बाद रेड लाइट पर जो कुछ हुआ उसने मुझे समझा दिया कि क्या हो रहा है। सो अफरा तफरी का लाभ उठाकर वहीं सूमो की रॉड छोड़ी, वैन के नीचे से सड़क पर रेंगती सफारी के नीचे पहुंची और आगे का सफ़र सफारी के साथ किया। पुलिस को कब इन्फॉर्म किया? तुम्हारे ये कबूल करते ही कि कृपाल को कुचलने वाला ट्रक कहाँ था। कैसे? त्रिवेदी ने अपना मोबाइल फ़ोन दिखाते हुए पूछा। गैंग के टच में कब से हो तुम? एसपी कटियार के मर्डर के बाद से। जब तुम कृपाल के जिस्म में थे तो इसलिए बाबा गैंग को ख़त्म कर देना चाहते थे, क्योंकि बाबा गैंग के इरादों से सहमत नहीं थे। और अब यह कारण भी जुड़ गया है कि वे तुम्हारे कातिल हैं। इधर सरकारी जासूस होने के नाते मेरा लक्ष्य भी बाबा गैंग का सफाया करना है। तो एक ही मंजिल के राही साथ चलें तो? बाबा गैंग अंग्रेज़ नहीं है जिन्हें महात्मा बनकर झुकाया जा सके। महात्मा मैं भी नहीं हूँ। ओके, समझ गया मैं। तो मिलते हैं। गौरव ने हाथ आगे बढ़ाया। अभी दोनों के हाथ गर्मजोशी से मिले ही थे कि कमरे में डगलस ने कदम रखा। उन्हें इस तरह हाथ मिलाते देखकर आंखें सिकुड़ गई उसकी। बोला, बड़े खुश हैं हम दोनों, कोई खुशखबरी है क्या? त्रिवेणी के चेहरे पर नागवारी के भाव उभरे। डगलस के सवाल पर ध्यान दिए बगैर उसने कहा, तुम्हारी ड्यूटी मैंने कृपाल सिंह के बंगले पर लगाई थी, यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं से आ रहा हूँ। क्या खबर है? डगलस ने गौरव की तरफ देखते हुए कहा, इसके माँ बाप और पत्नियाँ भी वहीं हैं। प्रशासन की तरफ से कृपाराम को बंगला खाली करने का नोटिस मिल चुका है। किसने? गौरव उत्तेजित, किसने दिया नोटिस? उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं है कृपाल, समझने की कोशिश करो। त्रिवेणी ने कहा, अब तुम होम मिनिस्टर नहीं। नोटिस तो मिलना ही था। मैं बंगला खाली नहीं करूँगा। क्या कर लेगा वो? कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या होता है कानूनी कार्रवाई से? पिछली सरकार के कई मंत्री अभी तक खुद को आवंटित हुए बंगलों पर काबिज है। केस चल रहा है, क्या बिगाड़ सका कानून? फैसले की मंजिल तक पहुंचने के लिए कानून की अपनी चाल होती है कृपाल। मेरी सलाह है तुम इस पचड़े में मत पड़ो। हमारे सामने इस वक्त बड़ा लक्ष्य है। सारे मोर्चे एक साथ खोल देना समझदारी नहीं होती। कुछ देर गौरव त्रिवेणी की तरफ देखता रहा, जैसे उसकी बात की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला, मगर रहूँगा कहाँ मैं? तुम्हारा फार्म हाउस बहुत खूबसूरत है। फार्म हाउस?
हालांकि कागजों में वो तुम्हारे एक दूर के रिश्तेदार के नाम है। कहते वक्त त्रिवेदी के होठों पर रहस्यमय मुस्कान थी। मगर असल मालिक तो तुम ही हो ना उसके। ओह, तुम ये भी जानती हो? जानना पड़ता है, बहरहाल जासूस हूँ, वो भी रॉ की। जानने के बावजूद मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हो सकता। ये भी जानती हूँ, पॉलिटिशियन भले ही अंगूठा छापो परंतु कानून से बचने के पैतरे खूब सीख जाता है। तुम तो फिर भी अपने साइन कर सकते हो। मगर अब कहाँ अटक गए? वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी और जो कार प्रणाली बाबा गैंग के उसके आधार पर मैं दावा कर सकता हूँ उनका निशाना मेरा परिवार होगा। मैं ऊपर बात करूँगी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखनी होगी, उतनी ही तगड़ी जितनी रॉ के इस स्थानीय ऑफिस की है। कहने के साथ त्रिवेणी शरारती अंदाज में मुस्कुराई। आखिर तुम्हें एहसास भी तो होना चाहिए कि मेरे साथ रहने के कुछ फ़ायदे हैं। अगला दृश्य। कृपाल सिंह के बंगले पर एक नया बखेड़ा उनका इंतजार कर रहा था। ऐसा बखेड़ा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। शांति स्वरूप, लक्ष्मी देवी और शिप्रा के साथ वहाँ शहर का एक प्रतिष्ठित वकील और जाना माना मानसिक चिकित्सक मौजूद था। इधर गौरव त्रिवेणी और डगलस के साथ गाड़ी से उतरा। उधर शांति स्वरूप ने वकील से कहा, यही है वकील साहब, यही है हमारा गौरव। गौरव ने पुराना राग अलापना चाहा, मैं गौरव नहीं कृपाल। एक मिनट। त्रिवेणी ने इशारे से गौरव को रोका। शांति स्वरूप से पूछा, कौन है ये लोग? शांति स्वरूप ने दोनों का परिचय दिया। त्रिवेणी ने पूछा, आपके साथ क्यों? डॉक्टर ने एक नज़र गौरव पर डाली और त्रिवेणी से कहा, वैसे तो इस केस के बारे में मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, लेकिन मिस्टर शांति स्वरूप ने मुझे अपना डॉक्टर नियुक्त किया है। उसी नाते गौरव का चेकअप करना चाहता हूँ। चेकअप से मतलब? मेरे ख्याल से किसी का खुद को कुछ और बताना एक किस्म का पागलपन है। डॉक्टर ने कहा, चंद इलेक्ट्रिक शॉक से ये पागलपन ठीक हो सकता है। नहीं। कृपाराम चीख पड़ा, मैं इसे बिजली के झटके नहीं लगने दूंगा। कानूनन मिस्टर गौरव पर आपका कोई राइट नहीं है। वकील ने अपना काम किया। ये शांति स्वरूप के बेटे और वे जिस डॉक्टर से चाहे इनका इलाज करा सकते हैं। शारदा देवी ने लक्ष्मी से कहा, बहन सोचो तो सही। अंदर से भले ही ये मेरा बेटा हो मगर शरीर तो तुम्हारे ही बेटे का है। बिजली के झटकों से कुछ हो गया तो? ये वहम अपने दिमाग से निकाल दें। डॉक्टर ने कहा, कोई नुकसान नहीं होगा। गौरव ने कहा, क्या नाटकबाजी है ये? मुझे किसी से कोई इलाज नहीं कराना है। सॉरी बेटे, इस मामले में मरीज की इच्छा कोई महत्व नहीं रखती। शिप्रा ने उसका बाजू पकड़कर कहने की कोशिश की, जिद मत कीजिए डॉक्टर, आपको दूर हटो मुझसे। गौरव ने झुंझलाकर उसे जोरदार धक्का दिया। मुंह से चीख निकालती शिप्रा लड़खड़ाकर गिरने वाली थी कि नज़दीक खड़ी रेवती ने संभाल लिया। यही क्षण था जब शांति स्वरूप ने थोड़े कठोर लहजे में कहा, मुझे पहले ही शक था तू ये बदतमीजियाँ कर सकता है, इसलिए डॉक्टर, वकील ही नहीं पुलिस भी साथ लाया हूँ। गौरव, त्रिवेदी और डगलस चौंके। ड्राइव वे पर खड़े वाहनों और लॉन को घेरे खड़ी हैज की बैग से अनेक सशस्त्र पुलिस वाले प्रकट हुए। सभी गनों का रुख गौरव की तरफ था। खुद को घिरा पाकर गौरव का चेहरा तमतमा उठा। मारे उत्तेजना के जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। और उस वक्त तो आग बबूला हो उठा जब देखा पुलिस दल का नेतृत्व गिरधारी लाल कर रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही गौरव के हलक से गुर्राहट निकली। तू तू मुझे गिरफ्तार करेगा गिरधारी लाल? भूल गया मैं क्या कर सकता हूँ? सभी आशाओं के विपरीत गिरधारी लाल ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं कर सकता तू। तेरी ये हिम्मत कि मुझसे इस तरह बात कर सके? रिवॉल्वर हाथ में लिए गिरधारी लाल उसके नज़दीक पहुंचा। चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे मन में उससे गिन गिन का बदले लेने की मंशा। रिवॉल्वर को गौरव के चेहरे के चारों तरफ घुमाता बोला, अब कोई फाइल नहीं है तेरे पास गृह मंत्रालय में थी, वहाँ जहाँ अब तू घुस तक नहीं सकता, और घुस भी गया तो वैसी कोई फाइल हाथ नहीं लगेगी तेरे। ओह, ये है सकड़ का रहस्य। जी चाहता है तुझे यहीं सबके सामने मुर्गा बना दूँ। दांत बीचे गिरधारी लाल जज्बाती स्वर में कहता चला गया, साले चूहे के बीच हल्दी की गांठ मिलते ही पंसारी बन बैठा। यहाँ अनपढ़ होने के बावजूद सवारी शुरू कर दी थी, आईपीएस और पीसीएस पर। मिस्टर गिरधारी लाल, वकील ने कहा, आप कोर्ट के आदेश पर इसे गिरफ्तार करके डॉक्टर के सुपुर्द करने आए हैं, पर्सनल खुंदर निकालने नहीं। कोर्ट में आपने अपना काम किया वकील साहब, फील्ड में मुझे अपना काम करने दीजिए। दांत बीचे गिरधारी लाल कहता चला गया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कौन सा काम कैसे करना है। बहुत ही हरामजादा है ये, बातों का नहीं लातों का भूत है। बेटे, शांति स्वरूप बोला, समझने की कोशिश कर। भला हम तेरा बुरा कैसे चाह सकते हैं? खुद को डॉक्टर साहब के हवाले कर दे, ये तेरा इलाज। खामोश। गौरव हलक फाड़कर चीख पड़ा, खामोश बुड्ढे। अब अगर तूने एक लफ्ज़ भी, मगर सेंटेंस अधूरा रह गया। बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आगे के लफ्ज़ गौरव के अलग से चीख में तब्दील होकर निकले, क्योंकि गिरधारी लाल का घुटना पूरी ताकत से उसकी टांगों के जोड़ पर पड़ा था। मारे दर्द के बिलबिलाता गौरव दोहरा हो गया। शांति स्वरूप ने लपक कर उसके उनके नज़दीक आते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ आईजी साहब, मारिए मत मेरे बेटे को। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप इसे डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर पहुँचा दें। वही कोशिश कर रहा हूँ। दांत भींच कर कहने के साथ गिरधारी लाल ने दूसरे हाथ में दबे रिवॉल्वर का भरपूर वार गौरव के पेट में किया।
गौरव के हलक से एक और चीख उबल पड़ी। मिस्टर गिरधारी लाल, त्रिवेणी के हलक से गुर्राहट निकली। ये आप ठीक नहीं कर रहे। साफ जाहिर था गिरधारी लाल इस वक्त अपनी पर्सनल खुंदर निकालने पर आमादा है। एक हाथ से गौरव के बाल पकड़े और त्रिवेणी से कहा, माना आप रॉ की जासूस है, मगर इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। कोर्ट के आदेश पर कर रहा हूँ। कोर्ट के आदेश की आड़ में निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप, और यह हरकत गैर कानूनी है। कानून मैं भी जानता हूँ मिस। और इस बार गिरधारी लाल का वाक़ अधूरा रह गया। सभी की आशाओं के विपरीत गौरव का घूसा उसकी नाक पर पड़ा। वह हरकत इतनी ज़बरदस्त फुर्ती के साथ की थी उसने कि त्रिवेणी तक हकपका गई। और गौरव की हरकत गिरधारी लाल की नाक पर घूसा मारने तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक हाथ से उसने घूसा मारा था, दूसरे हाथ से गिरधारी लाल का रिवॉल्वर छीन लिया। एक पल, सिर्फ एक पल लगा था उस सब में, जैसे बिजली कौंधी हो। अगले पल सबने देखा गौरव की एक कलाई शांति स्वरूप की गर्दन पर लिपटी हुई थी। दूसरे हाथ में दबे रिवॉल्वर को उसकी कनपट्टी पर रखे गुर्रा रहा था। अगर मुझ पर एक भी गोली चली तो इस भुट्टे का काम तमाम कर दूंगा। सभी चमत्कृत थे। गिरधारी लाल की नाक से खून बह रहा था। नहीं, चीखती हुई लक्ष्मी देवी गौरव की तरफ की। ये क्या कर रहा है गौरव? मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। गौरव ने उसे खुद से पहुंचने से पहले ही बूट की ठोकर से दूर उछाल दिया। गिरधारी लाल गरजा, ये तू ठीक नहीं कर रहा हरामजादे। ठीक भी किए देता हूँ। दांत पीछे गौरव ने रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ किए ही थे कि त्रिवेणी कूद कर गिरधारी लाल के सामने अड़ती बोली, नहीं कृपाल, तुम ये बेवकूफ़ी नहीं करोगे। हट जाओ त्रिवेणी, मैं इस साले को। खामोश, त्रिवेणी दहाड़ी। खामोश कृपाल। गुस्से की जाती के कारण भभकता चेहरा लिए गौरव त्रिवेणी की तरफ देखता रह गया। ये एक पल ऐसा था जब किसी के मुंह से कोई आवाज़ न निकल सकी। अगले पल त्रिवेणी ने गौरव को समझाने वाले लहजे में कहा, होश में आओ कृपाल, होश में आओ कृपाल। जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे सिद्धांत। गौरव बेफर चुका था। मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ काम। जो करना है खुद कर लूँगा। कृपाल, त्रिवेणी ने सख्त स्वर में कहा, पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। और ये कोई नई बात नहीं है। जब जब पुलिस वालों ने मुझ पर हाथ उठाया तब तब पागल हो गया हूँ मैं। एसपी कटियार भी साला इसलिए मारा गया था। हरामजादे ने चांटा मारा था मेरे गाल पर। और इसने इसने तो 3 हमले किए। बाल पकड़ कर खींचे। दुनिया की कोई ताकत इसे मेरे कहर से नहीं बचा सकती। तुम भी नहीं त्रिवेणी, तुम भी नहीं। हट जाओ सामने से। जिस रौद्र रूप में गौरव इस वक्त था उसने त्रिवेणी के समूचे जिसमें मौत की सिरन दौड़ा दी। एक पल को उसे लगा कहीं वे उसी पर गोली न चला दे, परंतु अगले पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मुंह से लफ्ज निकले, नहीं हटी तो क्या करोगे? गोली मार दूंगा। गौरव गुर्राया, तुम ही कौन लगती हो मेरी? तो चलाओ। त्रिवेणी भी अड़ गई। हिम्मत है तो चलाओ गोली। हट जाइए त्रिवेणी जी, डॉक्टर कह उठा। वह पागल है, सचमुच गोली चला सकता है। डॉक्टर के बच्चे, गौरव ने दांत पीसे, मुझे तो तू ही पागल लगता है। डॉक्टर पहले ही खुद को वकील के पीछे छुपा चुका था। त्रिवेणी ने कहा, शांति स्वरूप को छोड़ दो कृपाल। इतना काफ़ी है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मार रहा और तुम्हारी वजह से उस हरामजादे को भी जिंदा छोड़ रहा हूँ जो इसे तुम्हारे पीछे छुपा है। मगर कब तक बचा रहेगा ये मेरे कहर से? इसने मुझ पर हमले नहीं किए बल्कि अपनी मौत के परवान पर साइन किए। गिरधारी लाल की सिट्टी पिट्टी गुम थी। वह भाप चुका था गौरव के जिस्म में मौजूद कृपाल सचमुच मौका मिलते उसे गोली से उड़ा देगा। अतः जिस्म का बाल बराबर हिस्सा भी त्रिवेणी के जिस्म की आड़ से बाहर नहीं निकाल रहा था। तुम सुनो, गौरव ने चारों तरफ मौजूद पुलिस वालों को चेतावनी दी, अगर किसी ने भी ज़रा भी हरकत की तो मैं इस बुड्ढे को मार डालूंगा। गन ताने पुलिस वालों ने हुक्म हेतु गिरधारी लाल की तरफ देखा। हुक्म देने की हालत में ही कहाँ था वो। गौरव शांति स्वरूप को अपने साथ खींचता हुआ उस कार की तरफ बढ़ा जिसमें त्रिवेणी और डगलस के साथ आया था। उधर शांति स्वरूप बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। इधर लक्ष्मी देवी और शिप्रा त्रिवेणी से कुछ करने के लिए कह रही थी, परंतु त्रिवेणी ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। शायद वह जान चुकी थी गौरव रुकने वाला नहीं। वही हुआ। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने शांति स्वरूप को ड्राइविंग सीट पर धकेला। खुद बगल वाली सीट पर बैठा। रिवॉल्वर से शांति स्वरूप की कनपट्टी को टहलता गुर्रा है, चल गाड़ी स्टार्ट कर। बेचारा शांति स्वरूप मरता क्या न करता। कसाई के चंगुल में फंसे बकरे की तरह उसने त्रिवेणी की तरफ देखा, मगर मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। अतः गाड़ी स्टार्ट की। हाथ पैर उनके थे, निर्देश गौरव के। सबके देखते ही देखते गाड़ी ने यू टर्न लिया। उधर गाड़ी ने बंगले का लोहे वाला गेट पार किया। इधर चूहे सा नजर आने वाला गिरधारी लाल त्रिवेणी की बैग से निकलकर चींटे की तरह एक गाड़ी की तरफ जंप लगाता चीखा, पीछा करो उसका। खबरदार, त्रिवेणी गुर्राई। गिरधारी लाल ठिठका, पलटा। उसकी तरह रिवॉल्वर ताने त्रिवेणी ने कहा, कोई पीछे नहीं जाएगा। गिरधारी लाल हैरत से आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। तो चलिए दोस्तों, वो साला खद्दर वाला का ये भाग हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।